अगले 2 दिनों में यह सम्मेलन जिन विषयों पर चर्चा करेगा, स्वतंत्रता आंदोलन और सामाजिक सुधारों में स्वतंत्रता पूर्व केंद्रीय विधानमंडलों के राष्ट्रवादी नेताओं की भूमिका। दूसरा विषय भारत लोकतंत्र की जननी। तीसरा विषय विट्ठल भाई पटेल भारत के संविधान और विधायी संस्थाओं को आकार देने में भूमिका। और अंतिम शासन में पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित करने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI की संभावनाएं। ये सभी विषय हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि परिस्थितियां बदल सकती हैं, परंतु लोकतंत्र का सार सदैव एक ही रहता है, जनसेवा। अंत में मैं एक बार फिर से आए हुए सभी अतिथियों और प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं चाहूंगा एक बार अपने लिए सब लोग जोरदार ताली बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि यह होने वाले विचार विमर्श न केवल हमारी संसदीय परंपराओं को समृद्ध करेंगे, बल्कि हमारे सामूहिक संकल्प को भी सुदृढ़ करेंगे कि हम लोकतंत्र को और अधिक पारदर्शी, अधिक जवाबदेह और जनता के विश्वास में और गहराई से निहित बनाएंगे। भारत माता की जय। आभार माननीय श्री राजेंद्र गुप्ता जी, विधानसभा अध्यक्ष महोदय का। अब मैं निवेदन करूंगा दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी से, वे अपने संबोधन के लिए पधारें। यहां पर उपस्थित सभी आदरणीय जनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और बहुत ही खुशी का अवसर है, दिल्ली में पहली बार ऑल इंडिया स्पीकर्स एंड डिप्टी स्पीकर कॉन्फ्रेंस का आयोजन और उस कार्यक्रम को भव्यता प्रदान कर रहे हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी हमारे बीच में। मैं चाहूंगी कि पूरा सदन जोरदार तालियों से अभिनंदन करे माननीय जी का, जिन्होंने आज इस कार्यक्रम में पहुंचकर न केवल कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करी, बल्कि विधायकी में, उसकी गरिमा में, लोकतंत्र में आपका विश्वास कितना दृढ़ है, आपकी उपस्थिति हम सबको वो मनोबल देती है। मैं स्वागत करना चाहूंगी आदरणीय माननीय केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री श्रीमान किरण रिजिजू जी का, जो आज हमारे बीच में पधारे हैं। हमारे प्रिय माननीय उपराज्यपाल जी विनय कुमार सक्सेना जी, जो आज यहाँ उपस्थित हैं। और आज के इस कार्यक्रम का आयोजन और विजन देने वाले हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी। स्वागत है आदरणीय सभी सांसदों का, हमारे माननीय विधायकों का, और देश के कोने कोने से आए, प्रत्येक राज्य से आए हुए माननीय स्पीकर महोदय और डिप्टी स्पीकर महोदय और सभी सेक्रेटरीगण। आज का दिन हमारे लिए लोकतंत्र का एक ऐतिहासिक दिन है। वो दिन जहां 100 साल पहले एक भारतीय ने इस विधानसभा परिसर में ब्रिटिश काल में पहली बार कोई व्यक्ति भारतीय मूल का इस विधानसभा का अध्यक्ष बना। पूरे 100 साल का समय उसे बीता। मैं समझती हूं कि वो पहली लॉ थी जो हर भारतीय के दिल में जली होगी कि हाँ, इस ब्रिटिश काल में भी भारतीय अपनी आवाज उठा सकता है और सदन के इस पटल तक पहुंच सकता है। 24 अगस्त 1925 श्री विट्ठल भाई जावेर भाई पटेल ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक लोकतांत्रिक विजय हासिल की। पहली बार कोई भारतीय अंग्रेज अधिकारियों और अंग्रेज लोगों के विरुद्ध चुनाव लड़कर के यहाँ तक पहुंचा। और ये कोई आम घटना नहीं थी, निश्चित तौर पे गुलामी के एक लंबे इतिहास को बदलने वाला क्रांतिकारी क्षण था। मैं उस समय को यदि याद करती हूँ तो शायद विट्ठल भाई जी ने जरूर ये सोचा होगा कि अंग्रेजों की इस असेंबली में ब्रिटिश सरकार के एक अंग्रेज नुमाइंदे को हरा करके भारतीय ने जो गौरव का प्रतीक बने, उन्होंने अपने मन में सोचा होगा जरूर कि जब एक दिन भारत आजाद होगा तो अनेक भारतीय
उस आजाद भारत में अपने स्वराज के साथ, अपने झंडे तले, अपने संविधान की छाया में, अपने प्रदेश और देश का प्रतिनिधि बन करके ऐसी ही विधानसभा में बैठेंगे और अपनी देश की जनता की बेहतरी के लिए नीति निर्माण करेंगे। आज श्री विट्ठल भाई पटेल जी ने जिस तरीके से केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष रूप में कार्य करते हुए संसदीय गरिमा और अनुशासन का उच्चतम स्तर प्राप्त किया, हमारे लिए, सबके लिए वो एक प्रेरणा का प्रतीक है। उनकी कानूनी समझ और विधायी कार्यों का ज्ञान के साथ साथ उनकी निष्पक्षता भी विरोधी पक्षों को भी इतना उनके प्रति भावपूर्ण कर देती थी, कोई उनके निर्णयों में आलोचना कर ही नहीं सकता था। ऐसी विशिष्ट विभूति जिन्होंने भारत को गुलामी के काल से ही सही मायनों में मदर ऑफ डेमोक्रेसी बनाने की दिशा में काम किया, हम सब मिलकर उन्हें प्रणाम करते हैं। उनके जीवन की गौरव गाथा की प्रदर्शनी यहाँ पे लगाना, डॉक्यूमेंट्री दिखाना, उनके जीवन को समर्पित डाक टिकट को जारी करना और उनके महत्वपूर्ण योगदान को जन जन तक पहुँचाना का ये प्रयास, ये कार्यक्रम अपने आप में बहुत ही मायने रखता है। मैं विशेष रूप से धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आदरणीय गृह मंत्री जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम में शामिल होकर के अपनी गरिमामयी उपस्थिति से हमको कृतार्थ किया। आज जब हम देखते हैं कि आदरणीय गृह मंत्री जी सदन में लोकतंत्र की आवाज बन करके प्रस्तुत होते हैं, आज उनकी हर बातचीत तथ्यपूर्ण होती है, तर्क संगत होती है और संविधान संगत होती है। उन्होंने इस लोकसभा सदन को अपने मायने दिए। धारा 370 हटाने का निर्णय हो या नए कानून लाने का निर्णय हो, और या फिर अभी राजनीति को शुचिता देने के लिए आपने इस मानसून सत्र में जो कानून लेकर के आए, ये पूरे सदन को उन कानूनों को बनाने की ताकत देता है सदन, कि जब आप जनता के हित में, देश के हित में निर्णय लेते हुए आगे बढ़ते हैं। आपने जिस तरीके से लगातार लोकतंत्र की रक्षा करते हुए काम किया है, वो हम सभी प्रतिनिधियों के लिए एक बहुत बड़ा दिशा निर्देश है। आपका वैदिक ज्ञान, विधायी कार्यों में आपकी गहन समझ और देश के लिए समय समय पे आपने जिस तरीके से प्रभावी वक्तव्य दिए, वो ना केवल देश की सरकार और देश की संसद का, देश की जनता में बेहतर विश्वास पैदा करता है। मैं आए हुए सभी अतिथियों को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि आप समय निकाल करके इस कॉन्फ्रेंस में आए। ये एक ऐतिहासिक क्षण है और इस क्षण के साक्षी हम सब लोग बन पाए, ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है। दिल्ली विधानसभा में पहली बार ऐसा उत्सव और नए नए कार्य जो पिछले 6 महीने में हमने इस विधानसभा को, चाहे सौर ऊर्जा पे लेके आने का कार्य हो, चाहे इसका ई विधान हो और चाहे हमारे पूरे सचिवालय में ई फाइलिंग हो, पारदर्शिता के नए आयाम इस समय सरकार लाने में लगी है। मार्गदर्शन है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का। एक बार फिर से हृदय की गहराई से आप सभी मान्यवरों को मैं बहुत अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ आपका यहाँ पधारने का। 2 दिन हम साथ में रहते हुए दिल्ली में यहाँ पे बहुत सारे विषयों की चर्चा करेंगे, कैसे अपने अपने राज्यों में हम अपनी विधानसभा के माध्यम से जनता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता साबित करेंगे। और दिल्ली में आप आए हैं तो जरूर हम आपको चाहेंगे कि ऐसे स्थल दिखाएं जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पंच तीर्थ बाबा भीमराव अंबेडकर जी के सम्मान में बनवाए। उसका एक बहुत बड़ा तीर्थ दिल्ली में है जहां उनका परिनिर्वाण हुआ, उसको भी आप जरूर देख करके जाएंगे, उसकी व्यवस्था हमने की है। आप सबको हृदय की गहराई से बहुत बहुत प्रणाम। जय हिंद। आभार माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी का। अब मैं निवेदन करूंगा दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना जी से, वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें।
माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, माननीय केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री श्री किरण रिजिजू जी, माननीय मंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, माननीय अध्यक्ष दिल्ली विधानसभा श्री विजेंद्र गुप्ता जी, माननीय उपाध्यक्ष दिल्ली विधानसभा श्री मोहन सिंह मिश्र जी एवं विभिन्न राज्यों से यहाँ उपस्थित सम्मानीय पीठासीन सभापति और अध्यक्षगण, आज ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस 2025 के इस महत्वपूर्ण अवसर पर आप सभी का हृदय से स्वागत करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। ये 2 दिवसीय अखिल भारतीय सम्मेलन भारतीय लोकतंत्र की शक्ति, निरंतरता एवं संजीवता का उत्सव है। हमारी संसद, विधानसभाएं एवं विधान परिषदें भारत की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की आधारशिला है और आप सभी इन निर्वाचित निकायों के पीठासीन अधिकारी होने के नाते हमारी लोकतंत्र संरचना को सुदृढ़ और सशक्त बनाने की बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। This historic and magnificent building where we have gathered today used to house the Imperial Legislative Council and Central Legislative Assembly, the then Parliament of India from 1912 to 1926. It was this building that Shri Vallabhbhai Patel served as the presiding officer of the Central Legislative Assembly. Being present in this historic complex today is a matter of pride for us. माननीय गणमान्यजन, भारतीय संसद, हमारे विधानसभा और विधान परिषद 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं, अभिलाषाओं और मन स्थिति का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये लेजिस्लेटिव बॉडीज कठिन संघर्षों और संग्राम से अर्जित स्वतंत्रता और लोकतंत्र की जीती जागती मिसाल है। वर्तमान में भारतीय विधायी निकायों का जो स्वरूप आज हम सब देख रहे हैं, उसकी यात्रा चुनौतीपूर्ण रही है। Origins of the modern day legislative process in India can be traced back to the Royal Charter of 1601, which authorized the East India Company to make, ordain and constitute such and so many laws, constitutions, orders and ordinances as shall seem necessary and convenient for the good government. कलकत्ता ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने वर्ष 1852 में भारत में एक विधानमंडल की स्थापना हेतु ब्रिटिश संसद को प्रार्थना पत्र लिखा था। संभवतः यह पहला अवसर था जब विधायी सुधारों के विषय पर भारतीय मत को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया था। चार्टर एक्ट 1853 के साथ विधायी परिषद की कार्यवाही में चर्चाएं लिखित रूप में न होकर मौखिक रूप में होने लगी और विधानमंडल को अपने स्वयं के नियम एवं कार्यप्रणाली बनाने का अधिकार मिला। वर्ष 1856 में जनता को परिषद की कार्यवाही देखने की अनुमति तथा समाचार पत्रों को कार्यवाही की रिपोर्टिंग की अनुमति दी गई। हालांकि परिषद में तब किसी भी भारतीय की भागीदारी नहीं थी, सभी सदस्य यूरोपीय हुआ करते थे। भारत में वार्षिक बजट प्रस्तुत करने की व्यवस्था 1860 में हुई और 1892 के अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय एवं प्रांतीय परिषदों को पहली बार फाइनेंशियल प्रोविजंस की आलोचना के साथ साथ प्रश्न पूछने और सरकारी सदस्यों से जवाब तलब करने का अधिकार मिला। हमारे लेजिस्लेटिव बॉडीज ने तब से लेकर अब तक स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण, देश के बंटवारे के फैसले और अनेक महत्वपूर्ण कार्यों के संपादन के साथ प्रगतिशील, गरिमामयी और स्वायत्त राष्ट्र के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मेरा मानना है कि संसदीय कार्यवाहियों में अनुशासन, शिष्टाचार और नियमों का अनुपालन अनिवार्य है। संसदीय प्रक्रियाओं की निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत असहमति को गरिमा और मर्यादा के साथ व्यक्त किया जाना चाहिए। सफल लोकतंत्र 3D पर आधारित होता है: डिबेट, डिसेंट एंड डिसीजन, यानी बहस, असहमति और निर्णय। इसमें चौथे और पांचवें डी अर्थात डिसरप्शन एंड डिसरिस्पेक्ट के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। टू द मेंबर्स ऑफ दिस असेंबली, एज इंडीड ऑल द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स प्रेजेंट हियर टुडे, I would like to remind about the functioning of Delhi Assembly from 2015 to 2025. We have witnessed how special assembly sessions were convened by the government only
for the purpose of abusing leaders and top constitutional functionaries of the country. Sessions was abruptly concluded without performing any legislative business and without assembly being often remained in session without being provoked for years. The privilege of the House was used as a shield against any legal action. The committees of the House were misused to target the bureaucracy and the journalists. Such abuse of the House is unparalleled and unprecedented. अतः यह अनिवार्य है कि प्रत्येक विधायक स्वयं को बेहतर संसदीय आचरण के लिए प्रतिबद्ध करे और हमारे इंस्टीट्यूशन में घटते जनविश्वास को पुनः स्थापित करने में सहयोग दें। उन्हें चाहिए कि वे अपने अपने सदनों के मंच का उपयोग जनता की सेवा के लिए करें, न कि केवल राजनीतिक टकराव के लिए। इस परिप्रेक्ष्य में पीठासीन अधिकारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। आप पर यह दायित्व है कि सदन में अनुशासन बनाएं, बहुमत के जनादेश से बनी सरकार का सम्मान करते हुए उतनी ही शिद्दत के विपक्ष को भी सुरक्षा दें और ये सुनिश्चित करें कि सदन रचनात्मक बहस कर मंच बने। मेरा मानना है कि इस ध्येय को हासिल करने में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ, सबका प्रयास और सबका सम्मान का जो संदेश है वो हमारे लिए पोल स्टार का काम कर सकता है। माननीय गणमान्यन, राष्ट्रीय राजधानी के रूप में दिल्ली भारतीय गणराज्य की विविधता में एकता की भावना का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए आज इस सम्मेलन के माध्यम से हम सब डेमोक्रेसी, डायलॉग एंड इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी के प्रति हमारे नए संकल्प का संदेश पूरे राष्ट्र को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इन्हीं विचारों के साथ मैं एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और सम्मेलन की सफलता की मंगल कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। So, you can use the headphone to listen to it. देवी सज्जनों, आज के इस आयोजन में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री माननीय श्री किरण रिजिजू जी का विशेष गरिमामयी उपस्थिति है। मैं उनसे अब निवेदन करूंगा कि वे अपने संबोधन के लिए पधारें। भारत के आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर सक्सेना जी, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, विधानसभा अध्यक्ष दिल्ली का विजेंद्र गुप्ता जी और देश भर से यहाँ आए हुए आदरणीय स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और अधिकारीगण। मुझे कल एक सत्र के लिए बुलाया गया था, लेकिन कल दिल्ली से बाहर जा रहा हूँ, इसलिए स्पीकर साहब ने मुझे कहा कि गृह मंत्री जी के साथ ही आप आ जाइए, कम से कम एक बार आपका दर्शन होना चाहिए। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा कल के लिए। तो अगर वे कल बोलते तो थोड़ा एक सेशन पूरा बोलते। अभी हमको गृह मंत्री जी से ही उनके विचार को सुनना है। मैं सिर्फ एक दो बात ही कहूँगा। विट्ठल भाई पटेल जी का इस महत्वपूर्ण 100 वर्ष के गांठ वर्ष पर और पहला देश का इलेक्टेड स्पीकर होने के नाते ये ऑल इंडिया स्पीकर्स एंड डिप्टी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस बहुत ही उपयोगी और बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2 दिन का सत्र है, तो मुझे विश्वास है कि बहुत अच्छी तरह से आप लोगों के बीच में विचार विमर्श करके सही रिकमेंडेशंस सामने में आएंगे। उस समय हमारे पार्लियामेंट कैसे चलते थे और कुछ राज्यों में असेंबली भी थे और आज क्या परिस्थिति है, इसका भी आकलन करना हम सबका जिम्मेदारी है। कितना आगे बढ़ा है, कहीं कमी रह गया क्या? तो जो महान व्यक्ति जिन्होंने देश के लिए एक नींव रख दिया, उनके बारे में समझना सोचना हम लोगों का जिम्मेदारी है। मैं अपने ओर से विट्ठल भाई पटेल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ।
हम लोग अपना पार्लियामेंट कैसे चलता है वो भी हम लोग खुद भी आकलन करते हैं, और कई असेंबलीज का भी आजकल तो सोशल मीडिया ऑनलाइन का जमाना है तो देखने को मिल जाता है। कुछ असेंबलीज में तो मैं जाके देखा हूँ, प्रोसीडिंग नहीं देखा मगर वहाँ असेंबली को मैंने देखा है, यहाँ भी एक बार आए थे। कुछ असेंबली बहुत अच्छी तरीके से चलते हैं। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इंडिया में जितना स्टेट यूनियन टेरिटरी का जितना असेंबली है सबसे अच्छा कौन चलता है ये बोलना तो मुश्किल है, आंकलन लगाना भी मुश्किल है, और मैं फर्स्ट सेकंड बोलूँगा तो आप लोगों के बीच में गृह युद्ध छिड़ सकता है सबसे अच्छा असेंबली कौन है। लेकिन एक असेसमेंट करने का मौका तो मिलेगा यहाँ पे कि कौन सा असेंबली किस तरीके से चलाते हैं, क्योंकि छोटे छोटे चीज में भी फर्क है। स्पीकर कैसे अपने चेयर पे ग्रहण करते हैं और मार्शल कैसे यूज करते हैं, किस तरीके से हाउस को प्रोसीडिंग्स को चलाते हैं। कई चीजें जो सामान्य रूप से सब एक है, कुछ परंपराएं थोड़ा अलग है, एक विधानसभा से दूसरे विधानसभा में अंतर है। परंपरा रही है तो अपना अपना एक उसको परंपरा को कायम करते हैं, लेकिन मूल रूप से मैंने देखा है कि सब असेंबली हिंदुस्तान में जितना भी असेंबली और काउंसिल है बहुत अच्छा, बहुत ही नियमित रूप से अपना परंपरा को कायम किया हुआ है। और विषय आता है कैसे चलते हैं हाउस, सदन कैसे चलते हैं, ये एक विषय है, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट और असेंबली ही केंद्र बिंदु है। यहाँ देश का सोच विचार वहां सम्मिलित होकर के झलकता है। अगर पार्लियामेंट ठीक से नहीं चलेगा, असेंबली ठीक से नहीं चलेगा, तो आप सोच लीजिए लोकतंत्र पर कहीं ना कहीं सवाल निशाना खड़ा हो जाएगा। पार्लियामेंट और असेंबली चलना और वो भी जीवंत वाइब्रेंट होना बहुत जरूरी है। मुझे कई विदेश के लोग भी आके मिलते हैं, देश के भी लोग मिलते हैं, तो कहते हैं कि आपका पार्लियामेंट में बहुत हंगामा होते हैं। तो मैं कहता हूं अगर पार्लियामेंट में हंगामा नहीं हुआ तो कहां होगा? ये डेमोक्रेसी है, हंगामा तो होगा ही, अलग अलग विचारधारा के लोग चुन के आते हैं, वो संघर्ष होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा काम को बाधित करेगा। मैंने कल भी एक प्रेस वार्ता में कहा था, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन ऑपोजिशन एंड ऑब्स्ट्रक्शन। ऑपोजिशन इज अ राइट ऑफ द मेंबर्स। विपक्ष का काम है सरकार का आलोचना करना, लेकिन काम को बाधित करना यानी कि देश चलने नहीं देंगे, ये नहीं हो सकता है। तो पूरा देश का जब हमारे ऑनरेबल स्पीकर्स यहाँ आए हुए हैं तो इसमें कुछ ठोस आप लोग अगर मत रख सकते हैं तो ये देश भर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं भी सोच रहा हूं कि 1-2 महीने के अंदर में देश के जितने पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर्स का कॉन्फ्रेंस बुलाने के लिए सोच रहा हूं। अभी डेट तय नहीं हुआ, फिर उसमें हम तय करेंगे कि गवर्नमेंट का बिजनेस और हम स्पीकर के साथ, विधानसभा अध्यक्ष के साथ तालमेल करके कैसे अच्छा से हमारा पार्लियामेंट और असेंबली चले, इसका भी विचार विमर्श होना चाहिए। आज के महत्वपूर्ण इस शुभ अवसर पर मैं विधानसभा अध्यक्ष दिल्ली के विजेंद्र गुप्ता जी को अभिनंदन करता हूं। बहुत मेहनत करके आपने